नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार अमीन 1767 पोस्ट के बारे में इस वीडियो में फिर से बात करेंगे। दोस्तों, बिहार अमीन 1767 पोस्ट में जो खामियां आ रही हैं, उन खामियों को मैं एक बार फिर से उजागर करने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि कई नियम ऐसे हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं और कई ऐसे नियम हैं जो आपको अचंभित कर सकते हैं कि जिसके कारण CEC के कई अभ्यर्थियों, मैं सैकड़ों की बात कर रहा हूँ, एक दो नहीं, सैकड़ों। सैकड़ों मतलब 100 नहीं हो, 100 200 से ऊपर ही होता है। तो 100-200 से ऊपर अभ्यर्थी BCEC के गलती के कारण अपनी जॉब को खोने जा रहे हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहला मैटर जो मैं बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि EWS का एक मैटर होता है, वो जो केंद्र सरकार का जवाब हमें मिला है, मैंने कहीं से खंगाला है, उसके बारे में। और दूसरा जो मैटर है वो है किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो EWS हो, EBC नहीं, SC ST, और इसके अलावा अगर बात करें तो DQ या कोई और, मतलब BC EBC को छोड़कर, क्योंकि BC का जो और EWS का जो वो होता है, फीस होता है, वो सेम होता है। तो उस और वैसे इनका भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन उस सेम होने के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और ज़रूरी पड़ेगी। वो एक बार मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है BCEC से कि वो ऐसा सही करेगी, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से करना है, यही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम गहन जांच होती है, जिसके कारण कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में कट ऑफ, मतलब अगर आपको 1.5 गुना बुलाया जाता है तो 1.45 टाइम्स वाला लड़का जो होता है उसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट में जो 1.1 टाइम्स वाले हैं उससे ऊपर होने का उम्मीद नहीं है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले EWS वाला प्रॉब्लम। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर जो PDF देख रहे हैं, ये PDF है, वो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक सर्विलेंस और एंड पेंशंस, ये उसके बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, द चीफ सेक्रेटरी द स्टेट एंड यूटीज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन डेरिवेशन ऑफ टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन पोस्ट सर्विसेज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी पोस्टेज हैं, तो हालांकि है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन चूंकि कई लोग मुझे बोलते रहते हैं कि केंद्र सरकार ये नहीं करते, केंद्र सरकार वो नहीं करते, तो उनको मैं एक प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। और अगर लागू होती है तो यहाँ भी लागू होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, जो सबसे पहले का वो मेन जो है वही मैं दिखाता हूँ, ज़्यादा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ। तो यहाँ देखिए, आपको जो ये दिखेगा, ये क्रूशियल डेट वाला लाइन जो दिखेगा, इसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया गया है। इसमें दिखाया हुआ है कि डिपार्टमेंट, सॉरी ये हटाइए, provides that the crucial date of submitting income and asset certificate by the candidate may be treated as the closing date of receipt of application for the post, except in cases where crucial date is fixed otherwise। मतलब या तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो भी मान के चले कि BCEC अमीन का जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन था उसके लास्ट डेट तक का EWS होना चाहिए, अदरवाइज जो BCEC ने एक कट ऑफ, मतलब डॉक्यूमेंट का कट ऑफ डेट दिया होगा उस वक्त तक होना चाहिए। तो चूँकि कट ऑफ डेट इसमें नहीं था, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से यही होना चाहिए। द क्रूशियल डेट फॉर सबमिशन ऑफ इनकम एसेट सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट, आप देख सकते हैं कट ऑफ डेट शैल बी क्लियरली मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड बाय द रिक्रूटिंग एजेंसीज। Income and asset certificate issued subsequent to the crucial date and the latter financial year shall be treated as major discrepancies। तो मेनली जो है वो आप लोग समझ चुके हैं कि, या फिर एक सुप्रीम कोर्ट में SLP है, उसके ऊपर है 426/2021, इस SLP के हिसाब से होना चाहिए, जो कि गौरव कुमार वर्सेस अदर्स है। तो हमें तो यहाँ से ही समझ में आ गया, हमें उसके हिसाब से नहीं जाना है। लेकिन
यहाँ क्या है वो देख लीजिए। इसके हिसाब से जो समझ रहा हूँ वो यही है कि या तो जो लास्ट डेट था उसके हिसाब से और नहीं तो वो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये चेक भी हो रहा है या नहीं, ये चेक भी हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ तो सीधा मांगा है कि न्यू वाला चाहिए। चलिए अगर ये न्यू वाला भी चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है जो आपको देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों एक और जो प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक मैंने रूल पढ़ा है, या फिर ये होता ही है, पढ़ा नहीं होता ही, वो ये है कि अगर आप फॉर्म भरते समय किसी कैटेगरी के लाभ का आपने दावा किया, मान के चले आपने बीसी का फॉर्म भरा है, ईबीसी का फॉर्म भरा है, एससी एसटी या फिर किसी का, तो आपको वो डॉक्यूमेंट चेक करना ही पड़ेगा। बीसीसी को वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक करना ही पड़ेगा। नंबर उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए मैंने ईबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं क्वालिफाइड हूँ, ईबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं सीबीटी के लिए क्वालिफाइड हूँ। अब अगर मान के चलिए मेरे पास ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैंने दावा कर दिया उस पॉइंट के बिहाफ पे मैं क्वालिफाइड हूँ, तो चूँकि मैं उस पॉइंट के बिहाफ पे क्वालिफाइड हूँ तो क्या वो डॉक्यूमेंट बीसीसी नहीं देखेगी? बीसीसी को वो डॉक्यूमेंट भी देखना पड़ेगा। मान के चलिए हमने एडिट करके कहीं से फॉर्म में डाल दिया, लेकिन क्या अभी जो आता है वो बारकोड सहित आता है या फिर क्यूआर कोड सहित आता है? जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं बिहार सरकार के सूचना के अधिकार, राइट टू पब्लिक सर्विस के तरफ से जो भी आता है उसमें क्यूआर कोड होता है, तो वहाँ से हमें जांच करना जरूरी, चाहे वो नई से जांच करें या पुराना से। लेकिन क्या वो लड़का ईबीसी के लिए है एप्लीकेबल या नहीं, क्योंकि उसने ईबीसी से सीबीटी के लिए क्वालिफाई, 10 टाइम्स शॉर्ट लिस्टेड जो है वो ईबीसी के लिए। अब मान के चलिए वो लड़का अब अगर ईबीसी ही गलत लगा दे और ईबीसी गलत लगा दे और वो 10 टाइम्स के लिए शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं है, लेकिन गलत ईबीसी लगा के वो शॉर्ट लिस्टेड होकर एग्जाम दिया, एग्जाम के कारण वो यूआर में सेलेक्ट हो गया, तो क्या उसका कैंडिडेचर रहना चाहिए? कभी नहीं। अब मान के चलिए दूसरा एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए कि किसी लड़के के पास डीक्यू का सर्टिफिकेट नहीं है, उसने किसी का एडिट करके डीक्यू का सर्टिफिकेट लगा दिया और उस बिहाफ पे उसने फॉर्म जो फिलअप किया उस फॉर्म फिलअप में अपना छूट ले लिया आवेदन शुल्क का, तो आवेदन शुल्क उसका हो गया 200 के जगह 100 रुपये। अब मान के चलिए जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है उस कैटेगरी के लायक उसने अपना फॉर्म फी भी नहीं जमा किया। फॉर्म उसका अगर 200 लगता तो उसने 100 किया, उस मतलब उसने आयोग के या फिर बीसीसी की जो रिक्रूटमेंट शर्तें हैं उन शर्तों की उसने अवहेलना की है, तो क्या वो लड़का इस बहाली में रहने के लायक है या नहीं, ये भी एक सवाल है। उस लड़के को एज पर द लॉ पूरा डायरेक्टली इस रिक्रूटमेंट के लायक नहीं समझा जाएगा, क्योंकि उसने बहाली से पहले ही उस आयोग के साथ अपनी जानकारी साझा करने में फ्रॉड किया है। 100 रुपये बचाने के लिए उसने फ्रॉड किया है और उस लिहाज से उस कैंडिडेट का भी कैंडिडेचर रद्द होना चाहिए। तो क्या इस लिहाज से भी बीसीसी कर रही है जांच? नहीं। यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी होती है या उसकी जो भर्तियां होती हैं उन भर्तियों में ये सभी बातें चेक करी जाती है, जिसके कारण कि कैंडिडेट बहुत सारे छटते हैं और यहाँ नहीं छट पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान के चलिए किसी एससी कैंडिडेट का फॉर्म फी 100 रुपये उसने भरा, एससी का उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। मान के चलिए वो लड़का एससी का है ही नहीं, बस उसने दावा कर दिया किसी एससी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट लेकर उसमें एडिट करके। अब वो जब डॉक्यूमेंट चेक करने जाएगा तो डॉक्यूमेंट तो उसके पास एससी का है नहीं, लेकिन उसने फॉर्म फिलअप में 100 रुपये उसने बचा लिए। अब चूंकि वो यूआर का मान के चलिए वो लड़का है, तो यूआर का दोष है, मतलब फॉर्म फी में उन्होंने फ्रॉड किया है और फ्रॉड के आधार पे उनको बाहर किया जा सकता है। और एससी से के आधार पे उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, मतलब एससी के आधार पे उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड जो 10 टाइम्स हुआ था उसमें ले लिया, तो यहाँ भी इन्होंने फ्रॉड किया है। और चूँकि यूआर में सेलेक्टेड है तो आयोग ने क्या किया है कि उनका चूँकि यूआर वालों को न एनसीएल चेक किया है, न उनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट चेक किया है, तो ये सभी भी गलतियां हैं, आप लोगों को समझना होगा। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जैसे ही कुछ नई अपडेट आती है हम जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको मैं खामियां ही बताऊंगा इसमें। धन्यवाद।